शरद पवार बहुत बुरी तरह लगता है घबराए हुए हैं और ये घबराहट उनकी है सहकारिता मंत्रालय से। अमित शाह ने फिर गुजरात के उन सहकारी बैंकों को उबारने का काम किया जो घाटे में चल रहे थे, उनको प्रॉफिट में लाया और इसीलिए एक तय हुआ कि पूरे देश में जो सहकारी बैंक हैं उनकी भी स्थिति बड़ी गड़बड़ है, दयनीय है और पूरे देश से शिकायतें आ रही थी। तो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और क्योंकि अमित शाह के पास उसका अनुभव है और इसलिए वो मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह को दिया गया। और इसीलिए आपको बताएं, आपने देखा भी होगा कि उसके बाद से जो बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब शरद पवार लगता है समझौते के मूड में आ गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मैं तो जो है चीनी मिलों के संबंध में मिलने आया था अमित शाह से। ये केवल एक बहाना है। असली बात यह है कि एनसीपी अपना वजूद बचाना चाहती है महाराष्ट्र के अंदर, और क्योंकि कुछ दिन बाद बीएमसी के चुनाव आने हैं, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद में सिलसिलेवार तरीके से बॉलीवुड की चीजें निकल करके आई, जिस तरह से नशे के कारोबार का खुलासा हुआ, तो लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शरद पवार बहुत बुरी तरह लगता है घबराए हुए हैं और ये घबराहट उनकी है सहकारिता मंत्रालय से। क्योंकि आप देखिए, जब से गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया मंत्रालय बनाया और उसके वो मंत्री बने हैं सहकारिता मंत्रालय, इसके अंदर आपको बताएं जितनी भी जो जिला बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं और जो सहकारिता बैंक समितियां हैं, उनके तहत होने वाले जो ट्रांजैक्शन हैं उसको लेकर अब लगाम लगाने की कवायद केंद्र सरकार ने की थी और इसलिए एक सहकारिता मंत्रालय बनाया था। और ये हम सब जानते हैं कि शरद पवार के महाराष्ट्र के अंदर जो चीनी मिल हैं उससे संबंधित जो सहकारिता बैंक हैं उसमें दबदबा है एनसीपी का, और ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा घपला घोटाला इन समितियों में होता है। ये पूरे देश से शिकायतें आती थी क्योंकि कोई निगरानी करने के लिए सीधा सीधा इसमें ये ट्रांजैक्शन उतनी नहीं होती जितने की आरबीआई इसकी निगरानी करे, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन जो हैं वो नेशनलाइज्ड बैंकों के लिए तो हैं, लेकिन सहकारी समितियों पर डायरेक्ट निगरानी नहीं होती जब तक कि एक तय जो उसका ट्रांजैक्शन है वो टर्नओवर वार्षिक नहीं होता। और इसी का फायदा उठाकर ये सहकारिता जो बैंक हैं ये रिजर्व बैंक की नज़रों से बचे हुए थे और इसी में क्या करते थे कि अपने ही परिवार के लोगों को उसका चेयरमैन बना दिया, उसके सदस्य बना दिए, और बैंकों को मिलकर के उस सहकारी बैंकों को जो ग्रामीण अंचल में या जो गरीब लोगों के सुविधा के लिए और उनको लाभ देने के लिए खोले जाते थे, उसका लाभ खुद अपने परिवार के लिए उठा लेते थे। तो गुजरात में जब ये शिकायतें मिली उसके बाद घाटे में चल रहे सहकारिता बैंकों को उबारने का काम ये अमित शाह जी ने किया था। और अमित शाह ने जब वहां देखा, बाकायदा चीजें निकल करके आई कि किस किस तरह से वहां गड़बड़ियां चल रही हैं निचले स्तर पर, गरीबों का शोषण हो रहा है, लोग किस्त दिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि किस्त पूरी हुई कि नहीं हुई, और कुछ लोग जो बैंक के चेयरमैन और मेंबर होते थे कमेटी के, वो उस पैसे को यूज कर रहे हैं बिना किसी ब्याज दिए, और इस तरह की चीजें निकल के आई थी। तो आप देखें, अमित शाह ने फिर गुजरात के उन सहकारी बैंकों को उबारने का काम किया जो घाटे में चल रहे थे, उनको प्रॉफिट में लाया और इसीलिए एक तय हुआ कि पूरे देश में जो सहकारी बैंक हैं उनकी भी स्थिति बड़ी गड़बड़ है, दयनीय है और पूरे देश से शिकायतें आ रही थी। तो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और क्योंकि अमित शाह के पास उसका अनुभव है और इसलिए वो मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह को दिया गया। अब यहां तक सब ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट और बौखलाहट जहां हुई वो हुई एनसीपी को, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से एनसीपी ने ये सहकारी बैंकों पर कब्जा किया हुआ है। उनकी जितनी घपले घोटाले की शिकायतें हैं उस पर कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन अब जब से मंत्रालय बन गया है, हालांकि मंत्रालय बनने के टाइम में इन लोगों ने बयान दिया था और शरद पवार ने तो इतना तक बोला था कि ये राज्य का मामला है, केंद्र को तो इसमें बीच में दखल ही नहीं देना चाहिए। शरद पवार पुराने लीडर हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि जब केंद्र में कोई मंत्रालय बन जाता है तो फिर उसके अंडर में पूरे देश के लोग आते हैं, पूरे देश की संस्थाएं आती हैं और ये दोनों सदनों से पास होता है या कोई सरकार का निर्णय होता है तब वो पूरे देश पे लागू होता है। तो इसलिए अगर केंद्र का मंत्रालय बना है
तो उसकी बाकायदा अधिसूचना जारी होती है, नियम कायदे कानून फॉलो किए गए हैं, और उसके बाद तो पूरे देश के सहकारी बैंक अब उस मंत्रालय के अधीन है जिसके मंत्री अमित शाह हैं। और इसीलिए आपको बताएं, आपने देखा भी होगा कि उसके बाद से जो बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब शरद पवार लगता है समझौते के मूड में आ गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मैं तो जो है चीनी मिलों के संबंध में मिलने आया था अमित शाह से, और सहकारिता मंत्रालय उनको मिला है, देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं, इसलिए मैं बधाई देने आया था। यूं तो शरद पवार ने कई इस तरह के बयान मीडिया में दिए हैं या ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी है, लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं और जो महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये केवल एक बहाना है। असली बात यह है कि एनसीपी अपना वजूद बचाना चाहती है महाराष्ट्र के अंदर, और क्योंकि कुछ दिन बाद बीएमसी के चुनाव आने हैं, उस बीएमसी के चुनाव में आज की स्थिति यह है कि वहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों का सुपड़ा साफ होना है। लोगों का मोह इन लोगों से भंग हो चुका है और बीजेपी की तरफ सबका झुकाव है, और इसलिए इनको लगता है कि कहीं पूरा साफ ना हो जाए तो बीएमसी भी हाथ से जाए, अगले आने वाले दिनों में और स्तर गिरता जाएगा। क्योंकि जिस तरह की शिकायतें महाराष्ट्र के लोगों की हैं कि वहां कोरोना के काल में भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद में सिलसिलेवार तरीके से बॉलीवुड की चीजें निकल करके आई, जिस तरह से नशे के कारोबार का खुलासा हुआ, नेपोटिज्म का खुलासा हुआ, इसके बाद जो देखा कि बॉलीवुड के लोगों का किस तरह से सीए के विरोध में टच सामने आया, और सारी चीजें जब निकल के आई, उस पर शिवसेना की सरकार कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आई, या यूं कहें उन्होंने करी नहीं। तो लोगों के अंदर काफी गुस्सा है, और इसको लेकर आप देखिए कि इसके ऊपर जांच चली रही थी तो 100 करोड़ उगाही की बात आ गई, जिसमें एनसीपी के जो नेता थे अनिल देशमुख, जो गृह मंत्री थे पहले, अब तो वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो गृह मंत्री फंसे। अब उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और अब कोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्होंने कोर्ट से पहले एप्लीकेशन लगाई कि मेरा केस जो है ना सुना जाए, वह एफआईआर ना की जाए, सीबीआई को ना दिया जाए, लेकिन आप देखिए कि मुंबई हाई कोर्ट ने कोई उनकी बात नहीं सुनी, और इसकी सुनवाई अब होना बिल्कुल तय है। और इसके बाद अनिल देशमुख फंसते दिखाई दे रहे हैं, उनको शायद अब ये लग गया है, और इसलिए अगर अनिल देशमुख फंसते हैं और ये सिद्ध होता है कि 100 करोड़ की उगाही और पुलिस के जरिए कमाई ये एनसीपी के लीडर कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो जो राशि है, वो चाहे 100 करोड़ हो या 200 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, वो खाली अनिल देशमुख हजम कर रहे होंगे ऐसा नहीं है। इसकी जब जांच आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी आंच और कई नेताओं पर भी आएगी, और इससे जो एनसीपी की साख है निश्चित रूप से उस पर फर्क पड़ेगा। और इसलिए ये माना जा रहा है कि एक तरफ आपको बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले ये अमित शाह से मुलाकात होना ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अमित शाह के अंडर में ही ये जांच जो एजेंसियां हैं ये हैं जो जांच कर रही हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे और कोई एजेंसी हो। अब सीबीआई अगर जांच कर रही है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचेगी। हो सकता है ये अमित शाह से इसी डर की वजह से मिले हों कि कहीं भाई उनका नाम तो नहीं आ रहा है। कोई राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार का मिलना ये भी एक इशारा कर रहा है कि उन्होंने कह दिया हो कि भाई हम जो है ये उद्धव ठाकरे की सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं और आपकी सरकार बना देते हैं, आप क्या करो हमें बचा दो, तो हमें बचा दो, हमारे नेताओं को बचा दो। ये इस तरह का समझौता भी करने की मूड में ये शरद पवार आ सकते हैं अमित शाह जी के पास। अब ये एक बहुत निचले स्तर की बात है, क्योंकि पत्रकारिता जो लोग वहाँ लोकल पत्रकार हैं या जो एनसीपी को कवर करते हैं उन लोगों का एक अनुमान है कि इस तरह से अपनी छवि बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए ये शरद पवार की मुलाकात हो सकती है। लेकिन असली बात ये भी है कि शरद पवार एनसीपी, पूरी एनसीपी को लेकर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। क्योंकि आपको बताएं अभी कुछ ही दिनों पहले जो ये शरद पवार की बेटी और एनसीपी की सांसद है सुप्रिया सूले और सुनील तटकरे,
ये दोनों सांसद जो है कुछ दिनों पहले अभी ये निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं इनसे मिले थे, तो वो भी ये कह रहे थे कि हम तो जो है वित्त के मामलों में मिले हैं, जो भी कुछ है। लेकिन ये जो निकटता है कहीं ना कहीं दिखा रही है कि शरद पवार अपनी साख बचाने के लिए और अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के जो चाहने वाले लोग हैं महाराष्ट्र के, वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी का इसमें नुकसान है, फायदा नहीं है, क्योंकि उनको बीएमसी का अधिकार मिलने जा रहा है। बीएमसी में केवल बीजेपी आएगी, आज की डेट की रिपोर्ट तो यह है। और कुछ दिन अगर रुक जाएं तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार भी अगली बार बीजेपी की बनेगी। लेकिन जिस तरह से अगर अगली बार बनी तो बीजेपी के अलावा कोई होगा नहीं, और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का नाम लेवा कोई बचेगा नहीं महाराष्ट्र में, ये तय है। तो शरद पवार बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति से एनसीपी गायब हो। अब जबकि 2024 में चुनाव है तो आप देखिए कि सभी दल, यानी कि आप देखिए संजय राउत ने तो बयान ही दे दिया कि शरद पवार प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर वो केवल चेहरा बनेंगे, चुनाव में मोदी के विरोध में बोलना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं, शरद पवार के हाथ आएगा कुछ नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में भी एक बार फिर मोदी जी ही बनने जा रहे हैं, ये सब सर्वे कह रहे हैं। तो शरद पवार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो हारने के लिए चेहरा बनकर खड़े होंगे और उनके हाथ खाली होंगे कि ना वो एमपी बन पाए, ना उनकी सरकार वहां रहेगी, ना उनको बीएमसी में कुछ मिलेगा। तो ऐसा शरद पवार नहीं करेंगे, और इसलिए शरद पवार सोच रहे होंगे कि बीजेपी का विरोध के बजाय उनके साथ मिलने से कम मोदी जी के एक मंत्रालय में जगह मिल जाएगी, केंद्र में उनकी लड़की को, सुप्रिया सूले को, जो पिछले दिनों भी बात चली थी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं सुप्रिया सूले को फिट करने की एक कवायद है। इसके अलावा बीएमसी में उनका कुछ आधार, कुछ सीटें उनको मिल जाएंगी अगर समझौते के तहत कुछ सीटों का बंटवारा होता है और बीजेपी और एनसीपी मिलकर के चुनाव लड़ती है। क्योंकि आज भी महाराष्ट्र के अंदर जो थोड़ी बहुत छवि नंबर 1, नंबर 2 की अगर कहूं तो नंबर 2 पे वो ज्यादा खराब स्थिति वहां शिवसेना और कांग्रेस की है, एनसीपी की उतनी खराब नहीं है। एनसीपी कह के बच सकती है कि साहब हमारे को तो झूठा आरोप लगाया था, ये पुलिस वाला जो था और ये सब जो कमिश्नर थे ये तो शिवसेना के आदमी थे, तो इस तरह से कह के बच सकते हैं। बहरहाल एनसीपी अपनी जगह बनाने के लिए बीजेपी के साथ जा सकती है, और उसके लिए बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले जो अमित शाह हैं उनसे मुलाकात कुछ ना कुछ नतीजा इसी तरह का लाएगी, ऐसी उम्मीद है। और शरद पवार जी का जो ट्वीट आया है कि सहकारिता मंत्रालय की बधाई देने गया था, ये केवल एक बहाना है। असली मुद्दा वही है कि शरद पवार अपने कुछ ना कुछ मंत्रालय को लेकर बेटी को सेट करना चाहते हैं और इधर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वंदे मातरम।